नमस्कार साथियों, मैं विनय प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आपका शिक्षक क्लासेस पर। जो हमने सीरीज शुरू की थी आपकी सीटेट पेपर 2 की साइंस की, आज उसी सीरीज में हम देखेंगे जो आपका एग्ज़ाम हुआ था जैन 10 2K23 को। ठीक है ना। और इस क्लास को शुरू करने से पहले हमारा आज का मोटिवेशन क्या है? हमारा मोटिवेशन ये है कि मिस्टेक्स आर प्रूव डेट यू आर ट्राइंग, मतलब आपकी गलतियां बता रही हैं कि आप कोशिश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं। और कोशिश करने की वजह से आपको क्या होगा? आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। तो इसी को देखते हुए जो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, वो क्या है? वो आपका ये बोल रहा है कि पॉलीस्टर क्लॉथ ड्राई फास्टर देन कॉटन क्लॉथ। मतलब कि जो आपका पॉलीस्टर कपड़े होते हैं वो सूती कपड़ों से अधिक शीघ्रता से सूख जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो आपके पॉलीस्टर जो कपड़े होते हैं वो कॉटन के नहीं होते, मतलब कि कॉटन के नहीं बने होते हैं। जो आपके पॉलिस्टर के कपड़े होते हैं वो कैसे होते हैं? वो आपके होते हैं कौन से? मैन मेड, यानी कि मैन मेड, इंसानों द्वारा केमिकल्स की हेल्प से, मतलब केमिकल्स और कुछ मतलब मात्रा में जो आपका जो नेचुरल होता है उसको मिला के बनाते हैं। चलिए, आपका जो असर्शन था वो क्या हो गया आपका? वो तो आपका सही हो गया। आप देखते हैं रीजन क्या बोल रहा है। रीजन बोल रहा है हमारा सिंथेटिक फाइबर्स अब्जॉर्ब वेरी लिटिल वाटर, जो आपके सनसलेशन रेसे बहुत कम जल अवशोषित करते हैं। अब होता क्या है कि जो आपके सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो क्या करते हैं? आपका काफ़ी कम मात्रा में पानी को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। क्या करते हैं? पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। तो अगर आपके शरीर में पसीना आ रहा है तो वो अच्छी तरीके से नहीं एब्जॉर्ब कर पाएगा, नहीं सोख पाएगा। इसलिए बोलते हैं गर्मियों में कि आपको सूती कपड़े पहनने चाहिए। तो क्या हो जाएगा आपका असर्शन और रीजन दोनों सही हो जाएंगे। और जो आपका रीजन है वो आपका असर्शन का क्या कर रहा है? वो आप उसकी सही व्याख्या कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है क्या, यहाँ पर मतलब कुछ गैस दिए हुए हैं। मान लीजिए यहाँ पर ए दिया हुआ है, यहाँ पर बी दिया हुआ है और यहाँ पर सी दिया हुआ है। इसमें पूछ रहा है आपसे, सबसे पहले क्या पूछ रहा है? गैस इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड, मतलब कि यह लाल रंग की ग्रंथि है। कौन सी है? लाल रंग की ग्रंथि है जो उदर के ऊपरी भाग में दाईं ओर उपस्थित है। किस तरफ मतलब प्रेजेंट है? ये आपकी किस तरफ? मतलब कि दाईं तरफ प्रेजेंट है। और क्या बोल रहा है? यह शरीर की बृहत्तम ग्रंथि है, मतलब कि कौन सी है? सबसे लार्जेस्ट मतलब कि ग्लैंड है आपकी। कौन सी? आपके शरीर की। तो कौन सी आपकी सबसे बड़ी मतलब कि ग्लैंड होती है? वो आपका होता है कौन सा? लीवर। क्या होता है आपका? लीवर होता है। ठीक है, लीवर आपका कौन सा होता है? लार्जेस्ट ग्लैंड होता है आपका। उसके बाद क्या बोल रहा है? इट सिक्रीट, वो क्या सिक्रीट करता है? वो करता है आपका क्या? बाइल सिक्रीट करता है। क्या करता है आपका? बाइल। लिख लीजिए यहाँ पे, वाइल। डेट इज, आगे क्या बोल रहा है? डेट इज स्टोर्ड इन, जो आपका बाइल रिलीज होता है वो कहाँ पे स्टोर होता है? वो आपका स्टोर होता है कहाँ पर? ये आपका होता है किसमें? गाल ब्लैडर में। कहाँ पे होता है आपका? गाल ब्लैडर में। ठीक है ना। उसके बाद में आगे क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है एंड प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन। किसके मतलब डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? ये करता है आप किसका? फैट का, FAT, फैट का। ठीक है ना। अगर देख पा रहे इस इमेज में, तो ये क्या आपका? ये है आपका क्या? लीवर है। और ये क्या आपका? ये है आपका गॉल ब्लैडर। ठीक है ना। तो यहाँ से क्या होता है? बाइल निकलता है जो आपका भोजन को पचाने में, मतलब कि जो आपका भोजन जो आपका फैट होता है, किसका फैट आपका होता है, उसके पचाने में क्या होता है? हेल्पफुल होता है। चलिए, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, कहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन हमारे? ये दिए हुए हैं आपका इक्कत और कौन सा यहाँ पे? जो आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा, बी वाला, वो क्या हो जाएगा? वो आपका सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। 3 बोल रहा है हमारा कि भारत में फसलों की विविधता के बावजूद फसलों के 2 बड़े स्वरूप की पहचान की गई है। ओके, जो फसलें नवंबर के मध्य में बोई जाती हैं और क्या होता है? अप्रैल के महीने में काटी जाती हैं, तो वो फसलें क्या कहलाती हैं? तो आपको पता होना चाहिए
जो फसलें आपकी क्या होती हैं, नवंबर में बोई जाती हैं, नवंबर के महीने में बोई जाती हैं और अप्रैल में काटी जाती है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं खरीफ फसल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खरीफ की फसलें बोलते हैं। चलिए हम आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एक तो आपका होता है खरीफ की फसलें, एक होता है आपका रबी। तो रबी की फसलें कब होती हैं और मतलब वो किस महीने में होती हैं, तो ये आप क्या करेंगे, कमेंट करके बताएंगे हमको। और खरीफ की फसलों के जो एग्जाम्पल होते हैं वो कौन से होते हैं, वो आपके होते हैं गेहूं और चावल। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। हमारा 4 बोल रहा है कि नीचे दिए गए मौसम चार्ट किसी भारतीय शहर के 1951 से लेकर 2021 के पहले 7 महीनों के मौसम का औसत दर्शा रहा है। क्या कर रहा है, आपका एवरेज मतलब बता रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, आपकी आर्द्रता लिखा हुआ है। अगर आप देख पा रहे होंगे जनवरी महीने में क्या है, वो सबसे ज़्यादा है, फिर धीरे धीरे मतलब वो कम होती हुई जा रही है और जुलाई तक आते आते वो क्या होगी, आपकी बढ़ गई है। तो ऐसा कहाँ देखने को मिलता है, ऐसा आपको देखने को मिलता है कहाँ पे, शिमला में। ठीक है ना। आप कमेंट करके बताइए शिमला किस स्टेट में आता है, शिमला आपका कौन से स्टेट में आता है। ये आपका क्या है, आज का क्वेश्चन है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। ये बोल रहा है कि आपका फॉस्फोरस इज स्टोर्ड इन केरोसिन। जो आपका फॉस्फोरस होता है कहाँ पे स्टोर किया जाता है, ये किया जाता है केरोसिन में। ये आपसे बोला जा रहा है। जबकि अगर आपको पता हो कि जो केरोसिन में क्या स्टोर करते हैं, केरोसिन में हम स्टोर करते हैं पोटेशियम को और सोडियम को। ठीक है ना। सोडियम और पोटेशियम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं किसमें, केरोसिन ऑयल में। जबकि फॉस्फोरस किसमें स्टोर करते हैं, इसको करते हैं हम किसमें, पानी में, किसमें, वाटर में स्टोर करते हैं। अब वाटर में क्यों स्टोर करते हैं, वाटर में स्टोर इसलिए करते हैं कि जो आपका एटमॉस्फेरिक क्या है, ऑक्सीजन है, जो आपका मतलब वायुमंडलीय ऑक्सीजन है, उससे आपका फॉस्फोरस अभिक्रिया ना कर ले। अगर वो अभिक्रिया कर लेगा, रिएक्शन कर लेगा, तो क्या होगा, वो मतलब कि आग में बदल जाएगा। ठीक है ना। तो आपका असंसन जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। जी देखते हैं रीजन क्या बोल रहा है हमारा। रीजन बोल रहा है कि फॉस्फोरस कैचेस फायर इफ एक्सपोज टू एयर, मतलब वायु के संपर्क में आने पर फॉस्फोरस आग पकड़ लेता है। बिल्कुल सही बात है। तो क्या होगा आपका, इसका आपको हो जाएगा, आपका ए असत्य है किंतु बी क्या है, आपका सही है, मतलब कि करेक्ट है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। ये हमारा क्वेश्चन है, क्या है कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट लाइंग एट द रेस्ट और ऑन अ सरफेस, मतलब एक ऑब्जेक्ट है, मतलब एक ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, एक प्लेन सरफेस पर रखा हुआ है। ठीक है ना। मतलब ये यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है एक ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसका बोल रहा है कि कंक्लूड अबाउट द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, मतलब कि यदि किसी सतह पर एक वस्तु विराम की अवस्था में रखी हुई है, तब उस पर कार्य करते हुए कौन सा बल लगेगा। तो इसके बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ये आपको बताना है। चलिए देखिए हमारा ऑप्शन ए क्या बोल रहा है। हमारा ऑप्शन ए बोल रहा है, क्या बोल रहा है, नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, मतलब कि उस पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा होगा। अब क्यों कार्य नहीं कर रहा होगा, चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं आगे क्या बोल रहा है हमारा। आगे बोल रहा है अ पेयर ऑफ बैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन इट, यानी कि उस पर संतुलित बलों का एक युग्म कार्य कर रहा होगा। देखिए अगर आपको पता हो कि मान लीजिए कोई आपकी चीज़ रखी होती है, तो नीचे क्या लगता है आपका, नीचे लगता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। क्या लगता है आपका, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है आपका। और ऊपर तरफ क्या लगता है आपका, ऊपर तरफ लगता है आपका कौन सा, नॉर्मल फोर्स लगता है। क्या लगता है आपका, नॉर्मल फोर्स लगता है आपका। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक संतुलित, उस पर संतुलित बलों का एक युग्म लग रहा है। बिल्कुल सही बात है। अगर आपने न्यूटन्स आपका कौन सा, आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा हो, लॉ ऑफ मोशन पढ़ा हो, तो उसमें क्या बोलता है, उसमें वो यही बोलता है कि एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब कोई चीज़ आप मतलब दीवार पे धक्का मार रहे हो, तो दीवार भी क्या करेगी, आपके ऊपर धक्का मारेगी। ठीक है ना।
तो क्या हो जाएगा आपका, आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं सी क्या बोल रहा है। सी बोल रहा है कि मल्टीपल पेयर्स ऑफ बैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन इट, मतलब उस पर संतुलित बलों के कई युग्म कार्य कर रहे होंगे। अब मान लीजिए हमने क्या किया, यहाँ से फोर्स लगा दिया, इस तरफ से क्या किया, फोर्स लगा दिया उसको आगे बढ़ाने के लिए, तो ये भी क्या एक प्रकार का बल है। तो क्या हो जाएगा, दो से ज़्यादा आपके फोर्स लग रहे हैं उस पर, तो क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी और सी आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो इसका होगा आपका डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है। 7 हमसे बोल रहा है कि ये भी क्या आपका असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। आपका असर्शन क्या बोल रहा है, आपका असर्शन बोल रहा है कि हर्बीवोर्स हैव मच लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन एज कम्पेयर टू कार्निवोर्स, यानी कि जो आपके मांसाहारी होते हैं, मांसाहारी जीव होते हैं, मांसाहारी जीवों की तुलना में शाकाहारी जीवों की छोटी आंत काफ़ी लंबी होती है। जो आपके मांसाहारी होते हैं उनके जो मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन होती है कैसी होती है, छोटी होती है, जबकि जो आपके हर्बीवोर्स होते हैं यानी कि शाकाहारी होते हैं उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो कैसी होती है, आपकी लंबी होती है। ये तो बिल्कुल सही बात है। अब रीजन क्या दे रहा है, क्योंकि सेलुलोज इज मच मोर डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट देन मीट, यानी कि मांस की अपेक्षा जो आपका सेलुलोज होता है का पाचन अधिक कठिन होता है। बिल्कुल सही बात है। तो क्या होगा आपका, इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है हमारा। 8 बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा नहीं एक फॉर्म किसकी, कैल्शियम कार्बोनेट की कौन सी फॉर्म नहीं है। निम्नलिखित में से कौन कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप नहीं है। क्या पूछ रहे हैं आपसे, नहीं पूछ रहे। अब पहले तो आप ये बता दीजिए कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है। आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है क्या, CaCO3, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। और आपको पता होगा कि जो आपका लाइमस्टोन, चौक और जो मार्बल होता है यानी कि चूना पत्थर, चौक और संगमरमर होता है, ये क्या होता है, ये आपके तीनों किसके एग्जाम्पल्स हैं, ये आपके हैं कैल्शियम कार्बोनेट के एग्जाम्पल्स है। और वहीं पे जो आपका क्विक लाइम है, क्या क्विक लाइम, वो किससे में क्या बनता है, वो बनता है आप कैल्शियम ऑक्साइड से। किससे, कैल्शियम ऑक्साइड से। तो क्या होगा, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है हमारा। देखिए सिंपल क्वेश्चन है बट कैसा आपका कॉन्सेप्चुअल है, आपको मतलब कॉन्सेप्ट लगाने पड़ेंगे इस पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इस कंडीशन विल बी हेल्पफुल इन लिक्विफिकेशन ऑफ द गैसेस, गैसों के द्रव्यीकरण के में निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सहायक होगी। चलिए पहले तो हम ये देख लेते हैं कि आपका लिक्विफिकेशन होता क्या है। जैसे आपको पता होगा जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के, वो कैसे होते हैं, काफ़ी दूरी दूरी पर होते हैं आपके गैस के मॉलिक्यूल्स, है ना, आपको दिख पा रहे होंगे। जो आपके गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास क्या होती है, एनर्जी होती है, यानी कि आपकी ऊर्जा होती है, जिसकी वजह से वो रैंडमली मतलब कि इस इधर से उधर मतलब कि तैर सकते हैं, मतलब फ्लोट कर सकते हैं, या मतलब वो वहाँ पे आ जा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसकी जो आपका टेम्परेचर होता है, क्या टेम्परेचर, उसको क्या करते हैं, उसको हम कम करते हैं। ठीक है ना। जब हमने टेम्परेचर कम कर दिया तो उनके पास क्या होगी, उनके पास ऊर्जा की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से वो आसानी से मूव नहीं कर पाएंगे। जब हमने टेम्परेचर कम कर दिया उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद पिस्टन से उसे दबा देंगे, क्या करेंगे, उसे कंप्रेस करेंगे, क्या करेंगे, उसे कंप्रेस करेंगे। ठीक है ना। जैसे आप देख पा रहे होंगे ये आपका पिस्टन है, हमने क्या किया, पिस्टन को क्या किया, दबाया, जिससे क्या हुआ, उसका मतलब कि क्या हो गया, कंप्रेस किया। कंप्रेस करने पे क्या होगा, उसका जो प्रेशर होगा, क्या प्रेशर उसका वो क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे, प्रेशर उसको बढ़ा देंगे। जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो जो मॉलिक्यूल्स होंगे किसके, गैस के, वो और पास पास आ जाएंगे। तो लिक्विफिकेशन की जो प्रक्रिया होती है उसमें क्या करते हैं, हम टेम्परेचर को कम करते हैं और प्रेशर को बढ़ाते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या हमारा है। क्वेश्चन हमारा है कि ये है हमारा कि मतलब लिक्विफिकेशन की प्रक्रिया में कौन सा सही होगा। चलिए देख लेते हैं इसमें। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, हमारा पहला ऑप्शन है कि इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड डिक्रीज इन प्रेशर। हम देखते हुए आ रहे हैं कि मतलब जो हमारा टेम्परेचर उसे क्या करना पड़ेगा, उससे हमें टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा और प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि तापमान में वृद्धि और दाब में ह्रास, मतलब कि दाब को कम करना पड़ेगा।
ये तो क्या आपका गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन बोल रहा है, ऑप्शन बी हमारा बोल रहा है कि इंक्रीज इन बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर, दोनों को बढ़ा दें, ये भी क्या आपका गलत है। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, सी बोल रहा है डिक्रीज इन टेम्परेचर एंड इंक्रीज इन प्रेशर, बिल्कुल सही बात है कि हमने क्या किया, तापमान को कम कर दिया और प्रेशर को क्या किया, प्रेशर को बढ़ा दिया, जिससे क्या होगा, आपका लिक्विफिकेशन हो जाएगा। आपका लास्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, आपका लास्ट ऑप्शन बोल रहा है डिक्रीज इन बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो क्या होगा, इसका आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है। देखिए हमारा 10 क्वेश्चन बोल रहा है, पहले तो ये समझिए जो आपका सब्लिमेशन होता है, सब्लिमेशन क्या होता है। सब्लिमेशन में एक प्रक्रिया होती है, इसे बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होता है कि जो आपका सॉलिड होता है, जो आपका ठोस होता है, उसको हम लिक्विड में ना बदल कर, किस में, लिक्विड में ना बदल कर, जो आपका क्या द्रव्य होता है उसमें ना बदल कर क्या किस में बदल देते हैं, उसको सीधा कन्वर्ट करते हैं किस में, गैस में, किस में, गैस में। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक है ना। ये आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे हमने क्या किया, एक मिक्सर ले लिया, किसमें, बर्नर में, किसका था, मिक्सर था आपका आयोडीन और सैंड का, बालू और आयोडीन का। तो क्या हुआ, जो आपकी आयोडीन थी, मतलब जो आपकी सॉलिड की मतलब ठोस के अवस्था में थी, वो सीधा क्या हुई, भाप बन के उड़ गई हवा में। इस प्रक्रिया को बोलते हैं सब्लिमेशन। उसके बाद में ये प्रक्रिया आपकी, ये क्या आपकी, ये आपकी प्रक्रिया है बॉइलिंग थी, यानी कि एवेपोरेशन की। हमने क्या किया, यहाँ पे मतलब कि सॉल्ट लिया हुआ था, नमक का पानी लिया हुआ था, तो हमने जैसे इसे गर्म किया, गर्म करने पर आपका जो पानी था वो भाप बन के उड़ गया। ठीक है ना। तो क्या हुआ, वो भाप बन के उड़ गया, तो जो हमारा नमक जो था वो हमारा बच गया। ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, ये हमारी एक मैचिंग है, क्या है आपकी, एक मैचिंग है। अब मैचिंग में क्या दे रहा है, देखिए पहले सही से। अब हम पढ़ के क्या आए थे कि आयोडीन और साइड में क्या हो रहा था, आपको हो रहा था सब्लिमेशन हो रहा था आपका। तो क्या होगा, आपका बी का हो जाएगा क्या, बी का आपका 4 हो जाएगा। कहाँ पे लिखा हुआ बी का 4, आपको यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, आगे देखते हैं, एवापोरेशन लिखा हुआ है। एवापोरेशन किस में करते हैं, ये करते हैं आपका किस में, सॉल्ट एंड वाटर में। आपका किस में होता है, सॉल्ट एंड वाटर में होता है। लवण और जल में क्या होता है, बाष्पीकरण होता है आपका। तो कहाँ पे लिखा हुआ है आपका, सी का फर्स्ट कहाँ पे लिखा हुआ है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है। अरे क्या बात है, कितना टफ क्वेश्चन आ गया फिर तो ये। उसके बाद क्या आप देख रहे हैं, अगर आपको ध्यान हो, एक छोटी सी बात जो आपकी दादियाँ हुआ करती थी, या मतलब आपके जो मम्मी होती थी, वो आपके दही में से क्या निकालती थी, मक्खन निकालती थी। क्या निकालती थी, दही से मक्खन निकालती थी। तो कैसे निकालती थी, मतलब गोल को घुमाती थी उससे, उसको क्या बोलते हैं, उस प्रक्रिया को बोलते हैं आपका क्या, सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या बोलते हैं उससे, उसे बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं, यानी कि दही से क्रीम निकालना क्या बोलते हैं, आप केंद्रक बोलते हैं। तो क्या होगा आपका डी का आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है, ये भी देखिए आप, ये भी आपका सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है। कैसा आया हुआ है, आपका सिंपल क्वेश्चन है। देखिए आपको पता होगा एक फार्मूला होता है, कौन सा, डेंसिटी बराबर कौन सा होता है, डेंसिटी बराबर, माफ कीजिए डेंसिटी बराबर नहीं होता है, क्या होता है आपका, ये होता है बायएंट फोर्स बराबर। क्या होता है आपका, बायएंट फोर्स बराबर क्या होता है आपका, रो बी जी। रो मतलब क्या होता है यहाँ पे, रो होता है आपकी क्या, डेंसिटी। क्या होती है आपकी, डेंसिटी होती है, यानी कि आपका घनत्व होता है। क्या होता है आपका डेंसिटी, मतलब क्या होता है आपका, ये होता है आपका घनत्व। ठीक है। तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा, उसका बायएंट फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यही हमारा क्वेश्चन में पूछ रहा है। क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कि 3 आइडेंटिकल साइज के क्या है हमारे पास में, ब्लॉक्स हैं। एक ब्लॉक है आपका लेड का, एक ब्लॉक है आपका एल्युमिनियम का, एक ब्लॉक है आपका जिंक का। किसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने डाल दिया इसको किसमें, पानी में डाल दिया। यानी कि लेड, एल्युमिनियम, जिंक के 3 समान आकार के लट्ठों को जल में डुबाया जाता है। और ऑप्शन में क्या दिया गया है, हमारे ऑप्शन में दिया गया है डेंसिटी ऑफ एल्युमिनियम इतना दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ लेड इतना दिया हुआ है,
और डेंसिटी ऑफ जिंक इतना दिया गया हुआ है। हमको ये बताना है कि किसकी डेंसिटी कितनी ज़्यादा होगी, मतलब कि किसका जो बाइंड फोर्स होता है, क्या आपका बाइंड फोर्स किसका ज़्यादा होगा, यानी कि जो आपका उत्प्लावक बल होता है वो किसका ज़्यादा होगा। अभी हम सीख चुके हैं कि जो आपका बाइंड फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है, डेंसिटी बराबर होता है। तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा उसका बाइंड फोर्स ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, सबसे ज़्यादा होगा आपका किसका, लेड का। यहाँ पे लिखा होगा ना लेड किसके बराबर है, लेड आपके बराबर है 11.29 के। तो क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले आपका आ जाएगा लेड, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आपका आएगा आपका जिंक, उसके बाद क्या आएगा आपका, उसके बाद आएगा आपका एल्यूमिनियम। ठीक है ना। कहाँ देखने को मिलना है, ये आपको मिलना है ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिलना है। तो क्या हो जाएगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। आपका सवाल नंबर 12 क्या बोल रहा है, 12 बोल रहा है कि द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, मतलब कि निम्नलिखित में से सही कथन का पहचान कीजिए। देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या हमारा, ए है हमारा अ कॉन्केव लेंस कैन फॉर्म अ रियल एज वेल एज वर्चुअल इमेज। जो आपका अवतल लेंस होता है वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। कि हमने लास्ट क्लास में देखा था, क्या देखा था कि जो आपका कॉन्केव लेंस होता है वो आपका सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल इमेज बनाता है। कौन सी बनाता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है, ना कि रियल इमेज बनाता है। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आपका गलत आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है। बी बोल रहा है कि अ प्लेन मिरर कैन फॉर्म अ रियल एज वेल एज वर्चुअल इमेज, मतलब जो आपका समतल दर्पण है वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अब अगर आपको थोड़ा सा ध्यान होगा कि लास्ट क्लास में देखा था, मान लीजिए आपका ये शीशा है, शीशे के सामने एक मतलब इंसान खड़ा हुआ है, तो उसकी परछाई कहाँ बनेगी, उसकी परछाई बनेगी शीशे के पीछे बनेगी। और कोई परछाई जब शीशे के पीछे बनती है तो कैसी होती है, आभासी होती है, ना कि वास्तविक होती है। तो क्या हो जाएगा आपका, ये भी आपको ऑप्शन बी आपका गलत आंसर हो जाएगा। अब हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहा है, सी बोल रहा है अ कॉन्केव मिरर कैन फॉर्म रियल एज वेल एज वर्चुअल इमेज। जो आपका अवतल दर्पण होता है वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब बना सकता है। बिल्कुल सही बात है। जो आपका कॉन्केव मिरर होता है, कौन सा कॉन्केव मिरर, उसकी इमेज कहाँ बनती है, रियल भी बन सकती है और वर्चुअल भी बन सकती है। और आपका क्या है, आपको ऑप्शन में डी क्या बोल रहा है, डी बोल रहा है हमारा कॉन्वेक्स मिरर कैन फॉर्म रियल एज वेल एज वर्चुअल इमेज। उत्तल दर्पण आपका वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। जबकि आपको पता है लास्ट क्लास हमने बताया था आपको, जो आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है वो कैसा होता है, आपका सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल इमेज बनाता है। क्या बनाता है, आपका वर्चुअल इमेज बनाता है, ना कि रियल इमेज बनाता है। तो हमें पता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं इस क्लास को, मतलब कि जो आपका जो चैप्टर होता है ना लेंसेज वाला, मिरर वाला, उसमें क्या होता है आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो आज हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं। पहले तो ये आपका क्या है, आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये देखिए पहले, ये क्या है आपका, ये है आपके कॉनकेव मिरर के एग्जाम्पल्स। क्या है आपके कॉनकेव मिरर के, क्या है आपके एग्जाम्पल्स हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या है, अगर आप इस इमेज को देख पा रहे होंगे सही से, तो देखिए हमारा क्या जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो कहाँ पर रखा हुआ है, वो रखा हुआ है आपका कहाँ पे, इन्फिनिटी पर रखा हुआ है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा होता है तो उसकी इमेज कहाँ बनती है, उसकी परछाई बनती है कहाँ पर, फोकस बनती, कहाँ बनती है, फोकस बनती है। अब बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनको यही नहीं पता होगा फोकस क्या होता है। अब देखिए इधर जरा एक मिनट के लिए, मान लीजिए ये क्या आपका सर्कल है, क्या है आपका सर्कल है। अब सर्कल क्या होता है, सर्कल का एक होता है सेंटर, क्या होता है उसका सेंटर होता है। अब उसी सेंटर से हमने क्या क्या एक लाइन निकाल दी, ठीक है ना। जो सेंटर होता है उसे बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। वहीं पर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो आधा हिस्सा होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम फोकस। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। चलिए अब देखते हैं, आपकी वाली इमेज कंफर्म होगी ना, ये वाली समझ में आ गई आपको। चलिए अब देखते हैं ये वाली इमेज। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो आपका ऑब्जेक्ट था वो कहाँ पर रखा हुआ, वो आपका रखा हुआ है सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा दूरी पर रखा हुआ है। मतलब ये इन्फिनिटी पर नहीं है, थोड़ी सी दूरी पे है। किसके, सेंटर ऑफ कर्वेचर दूरी पे है। तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, उसकी इमेज बनेगी फोकस और किसके, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगी आपकी इमेज।
और कैसे होगी, उल्टी होगी और रियल होगी। कैसे होगी, वास्तविक और उल्टी होगी। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ऐसी बन रही है, तो यहाँ पर कैसी बन रही है, यहाँ पर इस प्रकार से बन रही है। इसका मुंह ऊपर की तरफ है, इसका मुंह नीचे की तरफ है, तो कैसे हो जाएगी आपकी, ये आपको हो जाएगी उल्टी इमेज। कोई दिक्कत है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ, ये रखा हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ आपका ऑब्जेक्ट। तो आपकी इमेज कहाँ बनेगी, उसी के ठीक नीचे बनेगी। और कैसे बनेगी, सेम, कैसे बनेगी आपकी, सेम साइज की बनेगी। आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि मतलब कॉनकेव मिरर में कहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखा जाए जिससे आपकी इमेज उसकी की उसी कैसी बने, उसी की सेम बन जाए, मतलब कि उसी के सेम साइज की बन जाए। और कैसे, उल्टी हो और रियल हो। तो कहाँ बनती है, अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख देंगे तो उसकी इमेज सीधी बनेगी और कैसी होगी, वास्तविक होगी। चलिए अब देखते हैं आपकी जो आपकी इमेज है डी वाली, वो क्या है कि हमने क्या किया, जो हमने जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ था वो कहाँ पर रख दिया, हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख दिया। तो इमेज कहाँ बनेगी, आपकी इमेज बनेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर के दूरी बनेगी इमेज, ठीक है ना। कैसे होगी, वास्तविक होगी और उल्टी होगी। अब वहीं पर हमने क्या किया, ये किया हमने जो हमारी इमेज थी वो कहाँ पर, हमने जो ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ ये रख दिया हमने किस पे, फोकस पर रख दिया जाके आपका ऑब्जेक्ट। जब हमने ऑब्जेक्ट को फोकस पर रख दिया जाके, तो इमेज कहाँ बनेगी आपकी जाके, वो बनेगी आपकी इन्फिनिटी पे जाके। कहाँ बनेगी आपकी, वो बनेगी आपकी इन्फिनिटी पे जाके। जो आपने जो अभी आपने जो अपने 5 केस पढ़े थे कॉनकेव मिरर के, उसमें हमने देखा कि जो इमेज जो बन रही थी वो कहाँ बन रही थी, आपके इमेज आपके रियल थी। कैसी आपकी रियल थी और इन्वर्टेड थी। कैसी थी आपकी, इन्वर्टेड थी, मतलब कि उल्टी थी आपकी। अब देखेंगे एक केस ऐसा होता है कॉनकेव मिरर का जहाँ पे उसकी इमेज कहाँ बनती, उसकी इमेज बनती मिरर के पीछे बनती है। और कैसी होती है, सीधी होती है, मतलब इरेक्ट होती है। और कैसी, वर्चुअल होती है, मतलब कि आभासी होती है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ था, फोकस से और पास में रखा हुआ था। तो उसकी इमेज कहाँ बनी, उसकी इमेज बनी यहाँ पर। कहाँ बनी, मतलब शीशे के पीछे बनी, ठीक है ना। और ये आपका क्या है, ये आपकी चार्ट दी हुई है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा जाके, क्या पता आपका यहाँ से क्वेश्चन आ जाए। कहाँ से आ जाए, यहाँ से आपका हो आ जाए। ये क्या आपके कॉनकेव मिरर के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। चलिए अब देखते हैं हम किसका, कॉन्वेक्स मिरर का देखते हैं। अब देखिए आपका कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, ये आपका इस प्रकार से होता है। और इस तरफ उसकी साइन होती है, क्या होती है, चमक होती है। तो जो भी अगर आपकी जो इमेज, आपका जो ऑब्जेक्ट है कहाँ पर रखा होगा, इन्फिनिटी पर रखा होगा, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, उसकी इमेज हमेशा कहाँ बनती है, फोकस से बनती है। और वहीं पर अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के आसपास भी रखा होगा, या मतलब फोकस के पास रखा होगा, तो कहाँ बनेगी, फोकस के अंदर बनेगी। कहाँ बनेगी, फोकस के अंदर इमेज बनेगी। अगर आप देख पा रहे होंगे सही से, जो इमेज बन रही कहाँ बन रही है, मिरर के पीछे तरफ बन रही है। तो कैसी होगी आपकी, हमेशा कैसी होगी, आभासी होगी। कैसी होगी आपकी, आभासी होगी, मतलब कि कैसी होगी आपकी, वर्चुअल होगी। कैसी होगी, वर्चुअल होगी। और कैसे होगी, सीधी होगी। सीधी मतलब कि इरेक्ट होगी, ठीक है। ये देखिए ये भी आपके क्या दिया हुआ, ये आपका दिया हुआ कॉन्वेक्स मिरर के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ठीक है ना। आई होप अब आपको मतलब इस कॉन्सेप्ट से कभी आपका क्वेश्चन जो होगा कभी गलत नहीं होगा, ठीक है ना। इतनी तो हम आपसे उम्मीद कर सकते हैं ना। आप तो पढ़े लिखे बच्चे हैं, होशियार हैं और समझदार भी हैं, तो इस कॉन्सेप्ट से आपके क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, टैप वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि नल का जल विद्युत का सुचालक है। बिल्कुल सही बात है। अब आपको पता होना चाहिए विद्युत का सुचालक होने के लिए क्या होना चाहिए, उसमें वहाँ उसके पास होना चाहिए आपके इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। क्या होना चाहिए, आपके इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, या बोलने तो शॉर्ट फॉर्म में वहाँ पर आयंस होने चाहिए। क्या होने चाहिए, आपके आयंस होने चाहिए, ठीक है ना। तो क्या हो गया, आपका असर आपका सही हो गया। रीज़न क्या दे रहा है, आपका रीज़न दे रहा हमारा, टैप वाटर कंटेन इम्प्योरिटीज इन द फॉर्म ऑफ डिजॉल्व्ड सॉल्ट। नल के जल में क्या होता है, घुलनशील लवणों के रूप में अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या हो जाता है, आपके आयंस आ जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है आपका, वहाँ पर आपका जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी होती है वो कंडक्ट हो जाती है। क्या होगा, इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 तरफ। 14 क्या बोल रहा है हमारा, 14 क्वेश्चन में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग
पेयर ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स ऑफ द प्लांट। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पौधों की रूपांतरित जड़ों का क्या एक युग्म है? क्या है आपका एक युग्म है। अगर आपको पता होगा कि जो आपका क्या होता है, आपकी हुई कैरेट नहीं पोटैटो आपका, और जो ओनियन होता है आपका प्याज और आपका आलू जो होता है वो क्या होता है आपका, ये आपका होता है मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। क्या होता है आपका, ये होता है आपका मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। मतलब आपका जो तना होता है उसका मॉडिफिकेशन होता है, ना कि किसका, रूट का। तो आपको स्मार्ट बच्चे थे, आपने ये ऑप्शन देखा और सब पता चल गया कि आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सलजम और गाजर क्या होता है आपका, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बोलते हैं क्वेश्चन 15 क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ बैक्टीरियल डिजीज, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी जीवाणु जनित रोगों का एक युग्म है। तो आपको पता है कि जो आपकी क्या होती है, आपका टीबी हुआ, आपका क्या हुआ टीबी, कॉलेरा हुआ, क्या हुआ आपका कॉलेरा हुआ, और आपका क्या हुआ टाइफाइड हुआ, क्या हुआ आपका टाइफाइड हुआ, और वहीं पर आपका क्या है डिसेंट्री हुआ, मतलब कि जो आपका क्या होता है पेचेस हो जाती है ना, पेट खराब हो जाता है लोगों का, आपका डिसेंट्री हुआ। ये सब किसके एग्जाम्पल्स होते हैं, ये आपके होते हैं आपके बैक्टीरिया के, आपके एग्जाम्पल्स होते हैं किसके होते हैं, आपके बैक्टीरिया के। ठीक है। और उसके बाद में जो आपका रिंग वर्म होता है, क्या आपका रिंग वर्म, ये किसका एग्जाम्पल है आपका, ये आपका फंगस का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है आपका, फंगस का एग्जाम्पल है। वहीं पर आपको जो मिसल्स, चिकन पॉक्स और जो पोलियो होता है, ये किसके एग्जाम्पल होते हैं, ये आपके होते हैं किसके, वायरस के। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका आपको हो जाएगा, जैसे आपको पता है कि टाइफाइड आपका क्या हो जाएगा, टाइफाइड आपका बैक्टीरियल हो गया, जबकि मिसल्स क्या हुआ आपका वायरस हो गया। एड्स आपका वायरस क्या होता है, मिसल्स आपका वायरस हो जाएगा। वायरस, चिकन पॉक्स वायरस आपका हो गया। लेकिन हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया बैक्टीरियल डिसीज का कौन सा एग्जाम्पल होगा, तो वो होता सिर्फ और सिर्फ कॉलेरा एंड टाइफाइड, हैजा और टाइफाइड। तो क्या होगा 15 का आपका हो जाएगा आंसर, क्वेश्चन मतलब कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16 क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अब मैग्नेट, एक मैग्नेट है, कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स लेंथ वाइज, मतलब कि एक चुंबक को लंबाई में 4 बराबर भागों में काटा गया है। हाउ विल द पोल स्ट्रेंथ ऑफ द न्यू पीस कंपेयर विद द पोल स्ट्रेंथ ऑफ ओरिजिनल मैग्नेट, मतलब नए टुकड़ों की जो ध्रुव की शक्ति की तुलना मूल चुंबक के ध्रुव की शक्ति से किस प्रकार जाएगी। अब मान लीजिए ये आपकी एक मैग्नेट थी, ठीक है ना, ये क्या थी आपकी, एक ये आपकी मैग्नेट थी। अब मैग्नेट में हमने क्या किया, इसको हमने ब्रेक कर दिया 4 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है ना। तो हमें सवाल ये पूछ रहा है कि जो उसकी मतलब जो जगह होगी किनारे पे, उसमें क्या असर पड़ेगा, क्या पड़ेगा, कौन सा असर पड़ेगा। तो अगर आपको पता होगा कि आपने मतलब मान लीजिए आपकी क्या होती 5 बीघे की ज़मीन है, क्या है आपकी 5 बीघे की ज़मीन है। उसके बाद में आपने क्या किया, आपने अपने 5 बच्चों को इक्वल पार्ट्स में बांट दिया। क्या बांट दिया, अपने 5 बच्चों को बांट दिया। तो जो ज़मीन होगी आपकी कैसे हो जाएगी, हर बच्चे को एक एक बीघे मिल जाएगी, यही होता है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 1/4 रूप में क्या हो जाएगी, आधी आधी बच जाएगी, क्योंकि 4 बच्चे हैं ना, 4 मैग्नेट में हमने ब्रेक किया इसको। किस में कर दिया आपने, 4 मैग्नेट में हमने ब्रेक कर दिया इसको। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द पोल स्ट्रेंथ ऑफ ईच न्यू पीस विल बी 1/4 ऑफ द ओरिजिनल, मतलब कि प्रत्येक नए टुकड़ों की जो ध्रुव शक्ति होती है मूल चुंबक के 1/4 होगी, ठीक है ना। आपका बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, हमारा क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि अ साइकिल, मतलब एक लड़की है, एक लड़की अपने घर से 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है और कहाँ पहुँचती है, अपने मित्र के घर पहुँचती है। कितनी स्पीड से, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पहुँचती है वहाँ पर। उसके बाद में वह वापस आती है और कितना 18 किलोमीटर प्रति घंटे की इस मतलब कि
रफ्तार से वापस आती है। हमसे पूछा जा रहा है कि इस पूरी यात्रा में उसकी औसत गति कितनी होगी, यानी कि आपकी एवरेज स्पीड क्या होगी। आपको पता है कि जो आपका फार्मूला होता है किसका, आपका एवरेज स्पीड का जो आपका फार्मूला होता है वो क्या होता है आपका, वो होता है आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है आपका। क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। तो डिस्टेंस हमें पता है, डिस्टेंस कितनी दी गई है 10 और 10, 10 प्लस 10। अब ये 10 प्लस 10 कैसे आ गया, जहाँ पर ये यही बोल रहा था ना कि एक लड़की है अपने घर से कहाँ जा रही है, अपने फ्रेंड के घर पे जा रही है, दोस्त के यहाँ पे। कितनी दूरी होगी उसकी, 10 किलोमीटर होगी। फिर वो वहीं से वापस आ रही है, क्या आ रही, वापस आ रही है। तो कितनी होगी, 10 जाने का और 10 आने का। तो ये तो आपका हो गया टोटल डिस्टेंस हो गया। अब निकालते टोटल टाइम कैसे निकालेंगे, ये निकालेंगे कि आपको पता है कि डिस्टेंस का फार्मूला होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस बराबर, मतलब आपका फार्मूला होता है डिस्टेंस का, वो क्या होता है आपका, ये आपका होता है टाइम अपॉन स्पीड। तो हमको क्या निकालना, हमको निकालना टाइम। तो क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा, हमें क्या निकालना, टाइम निकालना है। तो क्या होगा टाइम का आपका, तो आपका हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन आपका क्या, स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है हमारी, डिस्टेंस दी हुई हमारी 10, और जाने की स्पीड क्या है हमारी, जाने की स्पीड है 12 किलोमीटर प्रति आवर है। तो 2 पंजे 10, 2 छंग 12, तो कितना आ गया, ये आपका आ गया 5/6 आ गया। मतलब 5/6 मतलब कि कितने समय में पहुंच रही है आपकी, ये पहुंच रही है 5/6 समय में, 1 घंटे में। उसका हम निकालते हैं क्या, T2, मतलब कि वापस आने का टाइम कितना होगा, वो होगा आपका डिस्टेंस कितनी है, आपकी दूरी है आपकी 10 किलोमीटर, और किस गति से वो गई थी, वापस आई थी 18 किलोमीटर प्रति घंटे गति से वापस आई थी। तो ये आपको हो जाएगा, तो 5 10, 2 में 18, तो 5/9, ठीक है ना। अब निकाल लेते हैं टोटल, निकाल लेते हैं टोटल कैसे निकालेंगे, ये निकालेंगे 5/6 प्लस 5/9, कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 25/18। कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 25/18। तो डाल दीजिए इसकी वैल्यू यहाँ पर, ये आपकी आ गई 22/18। तो पता है आपको जो 18 होगा वो कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 20 गुणे 18/25। ऊपर इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसका आपका आंसर आएगा 14.4 किलोमीटर पर आवर। कितना आ जाएगा आपका, 14.4 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है। 18 बोल रहा है हमारा कि, देख लेते हैं, एक 14 वर्षीय लड़की निरंतर थकान एवं चक्कर आने की शिकायत करती है। क्या करती है, थकान उसको हो रही है और चक्कर उसे आ रहे हैं। रक्त की जांच से पता चलता है कि उसका जो हीमोग्लोबिन स्तर है वो क्या हो गया, इतना हो गया उसका, मतलब कम हो गया पहले से। निम्नलिखित में से किस भोज्य पदार्थ का सेवन बढ़ाना या शामिल करना उसके लिए क्या होगा, सहायक होगा। जैसे आपको पता है कि मतलब हीमोग्लोबिन कमी से क्या आपको हो जाता है, आपको हो जाती है एनीमिया हो जाती है। अब इसमें क्या होता है, आपको मतलब जो आपका ब्लड होता है वो कैसा हो जाता है, कम हो जाता है मात्रा में, मतलब हीमोग्लोबिन की वजह से कम हो जाता है आपका, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है उसका ब्लड में आपका। तो उसको बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है आपको अपने डाइट में क्या लेना पड़ता है, आपको आयरन लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है आपको, आयरन लेना पड़ता है आपको अपनी डाइट में। और आपको आयरन कहाँ पे मिलेगा, वो मिलता आपको किसमें, जैसे आपके पालक हुआ, ये मिलेगा आपको किसमें, पालक में आपको क्या मिलेगा, पालक में आपको मिलेगा आयरन। तो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस सवाल का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है। 19 हमारा बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रीजन फॉर वाटर नॉट बीइंग यूज्ड एज अ थर्मोमेट्रिक लिक्विड। जल को एक तापमितीय द्रव्य के रूप में प्रयुक्त ना करने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण सही है। अब हमारा ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कि इट इज़ ट्रांसपेरेंट, मतलब कि यह पारदर्शी है। अब देखिए पानी का पारदर्शिता से कोई मतलब तो है नहीं, मतलब थर्मोमेट्रिक से कोई मतलब तो है नहीं कि वो कैसा ट्रांसपेरेंट है भी कि नहीं है। उसके बाद क्या है आपका ऑप्शन बी है, कौन सा, इट हैज़ अ हाई कॉफिशिएंट
ऑफ एक्सपेंशन, इसका प्रसार गुणांक कैसा उच्च है। और ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, सी बोल रहा है इट हैज़ हायर फ्रीजिंग पॉइंट और लोअर बॉइलिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू अदर लिक्विड। मतलब दूसरे लिक्विड के मुकाबले आपका जो फ्रीजिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है कैसा होता है, बॉइलिंग पॉइंट आपका लो होता है और फ्रीजिंग पॉइंट आपका हाई होता है। यानी कि अन्य द्रव्यों की तुलना में इसका हिमांक उच्च और क्वथनांक निम्न होता है। बिल्कुल सही बात है। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। किसकी तरफ, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। कहाँ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ रहे हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 20। अब इसमें क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ किड 1। आपने बच्चे में पढ़ा होगा किड 1 क्या होता है। किड 1 में क्या होता है कि आप मतलब जो क्या होता है आपका, जो आपकी मतलब शुगर होती है उसको हम ईस्ट के मतलब हेल्प से क्या बनाते हैं, मतलब कि अल्कोहल बनाते हैं उसको। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को बोलते हैं फर्मेंटेशन। तो कहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ आपका ऑप्शन नंबर सी में। ये देखिए ये लिखा हुआ ये ईस्ट की क्रिया द्वारा शर्करा का अल्कोहल में परिवर्तन क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका किड 1। यानी कि कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल बाय द एक्शन ऑफ ईस्ट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। में आपका लिखा हुआ यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ये लिखा हुआ आपका पाश्चुरीकरण यानी कि पैक्चराइजेशन। इसमें क्या होता है कि जो आपका दूध होता है उसको एकदम मतलब क्या करते हैं, गर्म करते हैं और सडनली मतलब एकदम उसे ठंडा कर देते हैं। इससे क्या होता है, जो उसमें प्रेजेंट जो बैक्टीरियास होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, मर जाते हैं। यानी कि जीवाणुओं की वृद्धि को रोकने के लिए दूध में उबालना और आकस्मिक ठंडा करना, एकदम क्या किया हमने, उसे ठंडा कर दिया। इससे क्या बोलेंगे, इससे बोलते हैं पैक्चराइजेशन बोलेंगे। उसके बाद में अब आता है प्रिजर्वेटिव यानी कि परीक्षण। इसमें क्या होता है आपको पता होगा कि अगर आपको मतलब खाने में कोई चीज़ मिल ना जाए या मतलब सड़ ना जाए, उससे क्या करते हैं, उसे प्रिजर्वेटिव उसमें मिलाते हैं। जैसे आपका मतलब केमिकल्स होते हैं ना, जैसे आपके मतलब चिप्स वगैरह आते हैं पैकेट में पैक होकर, तो उसमें क्या मिला हुआ होता है, उससे मिला हुआ होता है आपका क्या, कुछ प्रिजर्वेटिव्स मतलब केमिकल्स मिले होते हैं जिसकी वजह से वो खराब नहीं होते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, डी का आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, ये मिल रहा है आपको ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिल रहा है। तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है। हमारा क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन साइंस और सीडो साइंस। मतलब कि विज्ञान और कृत्रिम विज्ञान में विभेदन की निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन देख लेते हैं। हमारा पहला ऑप्शन बोल रहा है सीडो साइंस इज अनपॉपुलर एंड हैज नो फॉलोअर्स। मतलब कि जब कृत्रिम विज्ञान अप्रचलित है और उसके कोई समर्थन नहीं है। बिल्कुल गलत बात है कि सीडो साइंस एक क्या होता है कि मतलब उसके जो फार्मूलास वगैरह होते हैं वो कैसे होते हैं, वो आप उसका मतलब बार बार चेक नहीं कर सकते हो, इसलिए उसे बोलते हैं सीडो साइंस बोलते हैं। जबकि जो आपको जो साइंस के जो फार्मूलास होते हैं, जो थ्योरीज होती हैं, उसको हम बार बार चेक कर सकते हैं। ठीक है ना। अब देखते हैं ऑप्शन बी क्या बोल रहा है। बी बोल रहा है सीडो साइंटिफिक थ्योरीज आर फॉर्मुलेटेड इन मैनर डेट दे कैन नॉट बी टेस्टेड फॉर इनकरेक्टनेस। मतलब कृत्रिम विज्ञान के सिद्धांत इस प्रकार प्रतिपादित किए गए हैं कि इनकी असत्यता के लिए उनकी जांच नहीं हो सकती है। बिल्कुल सही बात है। अब देखते हैं ऑप्शन में सी क्या बोल रहा है। सी बोल रहा है सीडो साइंटिफिक थ्योरीज डू नॉट टिपिकली यूज साइंटिफिक टर्म्स लाइक फोर्स, एनर्जी एंड इटीसी। कृत्रिम विज्ञान के सिद्धांत वैज्ञानिक पदों जैसे कि जल हुआ, आपका ऊर्जा हुआ इत्यादि का उपयोग नहीं करते हैं। उसके बाद हमारा डी ऑप्शन क्या बोला, डी बोल रहा है सीडो साइंस जस्ट डिस्क्राइब फैक्ट्स एंड मेक नो प्रिडिक्शन। मतलब कि कृत्रिम विज्ञान केवल तथ्यों की व्याख्या करता है और कोई पूर्वानुमान नहीं लगाता है। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है। अब 22 को क्या देखेंगे, हिंदी में देखेंगे। जिसको इंग्लिश से पढ़ना है वो अपना इंग्लिश में आके पढ़ ले जाके। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक शिक्षिका प्लवन के नियमों का अध्ययन करना चाहती है। किसका, प्लवन के नियम का अध्ययन करना चाहती है। वह पद प्लवन की परिभाषा की व्याख्या से आरंभ करती है। यानी कि सबसे पहले उसने क्या किया, प्लवन की क्या की, उसने
व्याख्या कर दी। उसके बाद फिर विभिन्न पदार्थों एवं साइजों की 3 वस्तुएं लेती है, मतलब अलग अलग प्रकार की 3 वस्तुएं लेती है, अलग साइज की और अलग अलग मैटर की। वह इन वस्तुओं को जल से भरे एक बड़े कांच के पात्र में एक एक करके डाल देती है, मतलब एक बड़ा से मतलब एक बर्तन होगा, उसमें वो डालती उन तीनों को एक एक करके। अपने विद्यार्थियों से यह देखने के लिए कहती है कि क्या हो रहा है, मतलब उसमें क्या हो रहा है। वह संकेत करती है कि जिस भी द्रव में वस्तु तैरेगी उसका घनत्व कैसा होगा, औसत घनत्व से अधिक होना चाहिए। मतलब जो उसमें तैरेगी उसका जो घनत्व होगा कैसा होगा, औसत से ज़्यादा होगा। जब ज़्यादा होगा तभी क्या होगी, वो तैरेगी। एक जांच आधारित उपागम के दृष्टिकोण से आप इस योजना का आकलन किस प्रकार से करेंगे। तो इसका हम कैसे करेंगे, इसका हम करेंगे कि योजना उपयुक्त है क्योंकि संप्रति रूपरेखा आरंभ से ही समझा दी गई है। मतलब पूरा जो आपकी डेफिनेशन थी टीचर ने पहले समझा दिया कि मतलब ऐसा ऐसा इसमें होगा, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है। 23 बोल रहा है कि Which of the following is not suitable indicator for assessing student ability to think rationally? विद्यार्थियों की बुद्धि संगत चिंतन की योग्यता के आकलन के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयुक्त नहीं है। कौन सा नहीं है, मतलब उसकी बुद्धि के हिसाब से। तो ऑप्शंस क्या क्या हमारे हैं, हमारे ऑप्शंस हैं। पहला क्या ऑप्शन बोल रहा है कि स्टूडेंट फॉर्मुलेट क्लियर आर्गूमेंट्स टू डिफ्रेंशिएट मिथ फ्रॉम साइंस, मतलब कि विद्यार्थी विज्ञान से मिथकों मतलब कि मिथकों को पृथक करने के लिए स्पष्ट तर्क प्रतिपादित करते हैं। इसमें क्या है कि बच्चा अपना दिमाग स्वयं लगा रहा है। उसके बाद ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, स्टूडेंट्स रिकॉल द रिलेवेंट फार्मूला एंड लॉ, विद्यार्थी संदर्भित सूत्रों एवं नियमों की क्या कर रहा है, पुनरावृत्ति कर रहा है, मतलब बार बार उसे रटे जा रहा है। ठीक है ना। उसका ऑप्शन में सी क्या बोल रहा है, सी बोल रहा है स्टूडेंट्स आर एबल टू स्टेबलाइज अ रिलेशनशिप बिटवीन कॉजेस एंड अफेक्ट, विद्यार्थी कारक एवं प्रभाव के बीच संबंध को स्थापित करते हैं। मतलब बच्चे को, इसका मतलब बच्चे को समझ में आ रहा है कि मतलब वो क्या सीख पा रहा है, तो उसके क्या फ़ायदे उसके क्या नुकसान है। उसका हमारा ऑप्शन में डी क्या बोला, डी बोल रहा है स्टूडेंट्स कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन वैलिड एंड इनवैलिड एविडेंस, मतलब कौन सा क्या है वैध है और कौन सा अवैध प्रमाण है इसका। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका एक ही आंसर होगा, वो होगा आपका बार बार बच्चा रिकॉल ना करे। ठीक है ना। आपका ऑप्शन है बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है हमारा। 24 बोल रहा है कि क्लास 6 टीचर वाई टीचिंग द टॉपिक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स एक्सप्लेन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय फर्स्ट इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज को पढ़ाने से पहले वो आपका क्या कर रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को पढ़ा रही है बच्चे को। उसके बाद में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पढ़ाती है बच्चे को। तो हमसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करिकुलम वैलिडिटी इन मतलब इज बीइंग वायलेटेड इन दिस क्लास, इन दिस केस, निम्नलिखित में से किन पाठ्यचर्या वैधता का उल्लंघन हुआ है, किसका उल्लंघन हुआ है। तो देखिए पहले जब उसने ये सब पढ़ाया तो उसमें क्या होगा, उसके ऐतिहासिक मतलब चीज़ें बताई होंगी उस टीचर ने, उसने क्या नैतिक क्या बताई होगी, मतलब उसमें क्या एथिकल मतलब लग रहा है उसका, और क्या उसका पर्यावरणीय है। लेकिन जो संज्ञान होता है उसका, उसमें उसका इतना असर नहीं पड़ेगा क्योंकि बच्चा क्या है हमारा छोटा बच्चा है। तो क्या हो जाएगा आपको ऑप्शन में बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है। इसको हम क्या करेंगे, इसको भी हम हिंदी में सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या हमारा 25 है, एक शिक्षिका अपने एक टीचर है अपने विद्यार्थियों से धातु तार की दी गई लंबाई के प्रतिरोध पर तापमान के प्रभाव की जांच करना चाहती है। मतलब धातु की मतलब रॉड है, उसकी लंबाई के हिसाब से उसमें क्या जो आपका रेजिस्टेंस होगा वो कैसा होगा। वह उन्हें सभी परिस्थितियों में अन्य कारकों को स्थिर रखते हुए इस एक कारक को बदलते हुए एक प्रयोग व्यवस्थित करने की पथ प्रदर्शन करती है। इस उद्देश्य के लिए
व्यवस्थित किए गए प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, हमको बताना ही है। तो कौन सा सही हो जाएगा, देख लेते हैं हमारा ऑप्शन क्या क्या है। हमारा ऑप्शन ए बोल रहा है कि धातु की लंबाई एक निर्भर परिवर्ती होनी चाहिए। ऑप्शन बी बोल रहा है धातु की प्रतिरोध एक निर्भर परिवर्ती होनी चाहिए। ऑप्शन सी बोल रहा है हमारा धातु के तापमान का एक नियंत्रित परिवर्ती के रूप में चयन किया जाना चाहिए। और ऑप्शन डी क्या बोल रहा है हमारा, डी बोल रहा है कि धातु की लंबाई एक नियंत्रित परिवर्ती होगी। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है। 26 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, ये पूछ रहा हमसे विच ऑफ द फॉलोइंग डिजायरेबल प्रैक्टिस टू बी एडॉप्टेड बाय द साइंस टीचर इन हर क्लास। मतलब कि अपनी कक्षा में एक विज्ञान शिक्षिका या शिक्षक द्वारा अपनाई गई निम्नलिखित में से एक वांछित प्रथा क्या है, मतलब कौन सी सही नहीं होगी, क्या है आपका, देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, पहला ऑप्शन हमारा ए वाला है स्ट्रिक्टली डिजॉल्विंग द यूज ऑफ मदर टंग फॉर फॉर्मुलेटिंग साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। मतलब कि वैज्ञानिक व्याख्याएं प्रतिपादित करने के लिए मातृभाषा का प्रयोग सख्ती से मना करना। अब मना करना क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका नेगेटिव वर्ड हो गया। तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद हमारा ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, बी बोल रहा है कि इनकरेजिंग स्टूडेंट टू कंसीडर साइंस टीचर एज द अल्टीमेट अथॉरिटी और नॉलेज। मतलब कि जो विज्ञान के शिक्षक को ज्ञान का अंतिम अधिकारी समझने के लिए विद्यार्थियों का करना कि प्रोत्साहित करना कि जो नॉलेज है साइंस की वो सिर्फ और सिर्फ इसी टीचर को है और कहीं से नॉलेज आपको नहीं मिल सकती साइंस के बारे में। तो क्या हो जाएगा आपका, ये भी आपका गलत आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हमारा ऑप्शन में डी क्या बोल रहा है, डी बोल रहा है इनकरेजिंग स्टूडेंट फ्रॉम कंसल्टिंग ईच अदर। एक दूसरे से बात करने के लिए विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए। ये भी क्या आपका नेगेटिव वर्ड है। बचा के आपको ऑप्शन में सी बचा, सी क्या बोल रहा है, सी बोल रहा है हमारा इनकरेजिंग स्टूडेंट टू फ्रीली डिस्क्राइब देयर रॉनस अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ गिवन फिनोमिना। किसी घटना की भ्रांतिपूर्व समझ की मुक्त रूप से व्याख्या करने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना। यानी कि जो चीज़ें हैं उसके लिए क्या करना, आपको विद्यार्थियों क्या कर रहे हैं, हम प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 26 क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा बुद्धि लगानी पड़ेगी समझने के लिए। एक शिक्षिका किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रभाव के संप्रत्यय को समझाने के लिए अधिक जाने पहचाने उदाहरण दे रही है। क्या दे रही है आपके, वो दे रही है उच्च दाब से निम्न दाब की और जल प्रभाव से तुलना करती है। मतलब कि पानी ऊपर से नीचे जा रहा है उसकी मतलब कंपैरिजन कर रही है वो। उसके बाद में क्या बोल रहा है कि जैसे जल ऊंचाई से नीचे की ओर बहता है वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स उच्च से निम्न विभव की ओर बहते हैं। यह प्रभाव उस समय तक होता है जब तक कि विभवांतर विद्यमान रहता है। मतलब कि जो आपका कंपैरिजन होगा वो कब तक होगा, जब तक चीज़ें मतलब इक्वल नहीं हो जाती हैं। तो हमसे बोला गया है कि शिक्षिका कौन सी शिक्षा शास्त्रीय युक्ति अपना रही है। तो कौन सी अपना रही है, टीचर आपका तर्क दे रहा है, मतलब तर्क वितर्क कर रहा है। मतलब ये नहीं क्या होगा, ये आपका गलत हो जाएगा। कौन सा से हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे होगा कि टीचर आपको कंपैरिजन कर रही है, क्या कर रहा है, कंपैरिजन कर रहा है, तुलना कर रहा है कि यहाँ का ऐसा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। अब इसमें क्या है आपका, देखिए आई होप आपकी स्क्रीन पर मतलब ये सही दिख रहा होगा। होता क्या है कि हमारा ऑप्शन दिया हुआ है पहला सिद्धांत। सिद्धांत क्या होता है आपका, सिद्धांत आपका होता है अवलोकनों की भली भांति मतलब कि क्या करना, व्याख्या करना। तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा पहले का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो थ्योरी होती है वो क्या होती है आपकी वेल सपोर्टेड एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। उसके बाद क्या आपका दिया हुआ परिकल्पना दिया हुआ है। क्या दिया हुआ आपका परिकल्पना क्या होता है, वो होता है अनुमानित व्याख्या। यानी कि टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन क्या होता है आपकी हाइपोथेसिस होती है। तो क्या हो जाएगा आपका परिकल्पना हो जाएगा आपका अनुमानित व्याख्या हो जाएगी आपकी। उसके बाद में हमारा दिया गया है वैज्ञानिक नियम। आपका वैज्ञानिक नियम क्या बोलता है, वैज्ञानिक नियम बोलता है हमारा परिवर्तीय के मध्य संबंध का संक्षिप्त कथन। यानी कि ऑप्शन में सी क्या हो जाएगा आपका, सी का हो जाएगा आपका ऑप्शन में डी आपका।
अब बचता हमारा एक, कौन सा, ये बच्चा हमारा वैज्ञानिक प्रयोग, किसी अनुमान की जांच की नियंत्रणता विधि। तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपकी मैचिंग कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है हमारा, ये पूछ रहा हमसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर ऑर्गेनाइजिंग विजिट टू वेरियस प्लेस ऑफ साइंटिफिक इंटरेस्ट। वैज्ञानिक रुचि के विभिन्न स्थानों की सैर के आयोजन का निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है। तो क्या हो जाएगा इसका, आपको ऑप्शन देख लेते हैं। ये बोल रहा हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्या ए है हमारा, दे हेल्प कनेक्ट टेक्स्ट बुक नॉलेज विद द रियल वर्ल्ड, मतलब कि पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को वास्तविक संसार से जोड़ने की सहायता करना, सही बात है। बी बोल रहा हमारा दीज आर इंजॉयबल बेस टू पास टाइम, ये समय व्यतीत करने का एक आनंददायी मार्ग है। आपका ऑप्शन में सी क्या बोल रहा है, सी बोल रहा है दिस प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू कैरी आउट ग्रुप्स, समूह आकलन करने के लिए एक अवसर प्रदान करना। और ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, डी बोल रहा है हमारा दिस प्रोवाइड एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी फॉर मैनेजिंग लार्ज क्लासेस, यानी कि बड़ी कक्षाओं के संचालन के लिए एक प्रभावी मतलब युक्ति प्रदान करना। तो क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि ये पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को वास्तविक संचार से जोड़ने में सहायता करता है। चलिए आज का आपका लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं उसको अच्छे से। माध्यमिक विद्यालय स्तर पर विज्ञान के शिक्षकों द्वारा अनुसरित निम्नलिखित में से क्या एक पांचवी शिक्षण अधिगम प्रथा नहीं है। कौन सी प्रथा नहीं है। ऑप्शन क्या दिए गए हमारे, ऑप्शन दिए गए हमारे विद्यार्थियों को विश्वास दिलाएं कि विज्ञान विषय सबके लिए नहीं है। अब ये क्या बात हो गई, तो ये क्या आपका, ये आपका नेगेटिव वर्ड है, आपका नहीं बोल दिया हमसे। बी बोल रहा है अपने अध्यापन का आरंभ उन संप्रदायों से कीजिए जिनसे विद्यार्थी परिचित हैं और धीरे धीरे अपरिचित संप्रदायों को समझाइए। यानी कि आप पहले आप उनको क्या दीजिए, रियल एग्जाम्पल समझाइए, उसके बाद में मतलब पहले आपको क्या देना पड़ेगा, मूर्त एग्जाम्पल देने पड़ेंगे, उसके बाद आप अमूर्त की तरफ जाएं। ऑप्शन सी बोल रहा हमारा कि बच्चों को उनके विचार सत्यापित करने के लिए प्रोत्साहित करें, मतलब बच्चे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख पाएं, इसके लिए क्या करें, उसे उनको मोटिवेट करें। ऑप्शन डी बोल रहा हमारा स्वीकार कीजिए कि वैज्ञानिक ज्ञान की अपनी सीमाएं, बिल्कुल सही बात है। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका आपका हो जाएगा आपका आंसर ए, ठीक है ना। और आपको एक बात बता दें, अगर आपको इस क्लास की मतलब आज से पहले जो क्लास हुई थी उसकी क्लास को मतलब पीडीएफ लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, वो भी क्या आपका शीर्षक क्लासेस के नाम से है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।